ओके, आज पहला सवाल आपसे यही करूंगा। संसद का सत्र तो शुरू हो गया, लेकिन सब जगह चर्चा हो रही है यूजीसी के नए नियमों की, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे दे दिया, रोक लगा दी और उनकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। आपका पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि आप तो हमेशा पिछले 5-7 दिनों से लगातार यूजीसी के नियमों के पक्ष में बोल रहे थे, अब स्टे हो गया है, रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए मानक भाई, मैं तो एक अधिवक्ता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। तो मैं मानता हूं कि जो फैसला वहां दिया गया है वो फैसला सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से हुआ है। अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती और सरकार की कथनी और करनी फर्क नहीं होता तो फिर वहां स्टे नहीं होता। अगर हम फैक्ट रख पाते कि 118% की वृद्धि, और ये प्रयास करते बताने का कि आप ही के द्वारा कहा गया था रोहित वेमुला और पायल, डॉक्टर पायल के केस में कि इस पे सख्त कानून जो है बनने चाहिए, तो गाइडलाइन ही बनी है ना। तो अभी तक उस तरह कोई मामला नहीं है। कोई कानून ऐसा नहीं जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता, जब उसका प्रयोग होगा तो उसका दुरुपयोग भी होगा। तो अभी तक तो इस मामले में तो कुछ हुआ ही नहीं था अभी तक, तो फिर किस आधार पर स्टे हुआ? कई बार ऐसा लगता है ना, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जातीय भेदभाव को लीगलाइज कर दिया गया इस फैसले के आधार पर, मैं ये कह सकता हूं। ओ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं अब जातीय भेदभाव को सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया, कानूनी जामा पहना दिया एक तरह से। आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं? 69 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला हुआ था, 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश के 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन यहां कल ये दाखिल हुआ और आज सुनवाई होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट जो है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान की व्याख्या की और न्याय सुनिश्चित करने की, वहां से कमजोर वर्गों के जो मामले जाते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं या उन पर निगेटिव ऑर्डर आते हैं। और जहां इस तरह के मामले जाते हैं जिसपे अभी तक कोई मामला ही नहीं आया है, क्या इस यूजीसी गाइडलाइन के बाद कोई एक मामला कहीं दर्ज हुआ है? अभी तो इक्विटी कमेटी नहीं बनी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आधार पे माना जाए भाई सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंताएं जताई हैं, मैं उस पर आपकी सीधे राय जानना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एक तो सबसे पहले ये बड़े अस्पष्ट किस्म के नियम बनाए गए। भाई जातिगत भेदभाव या जातिगत प्रताड़ना, शोषण कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना वेग, इतना खुला, इतना अस्पष्ट तरह का आपने इसका परिभाषा इसकी दे दी है, कोई कुछ भी कह के कुछ भी आरोप लगा देगा, तो दुरुपयोग की सीधे आशंका है इसमें। नहीं, अस्पष्ट तो है, मैं इससे सहमत हूं, इसको ना नहीं कर रहा हूं। हाँ, स्पष्ट है, इस बात में मेरी सहमति है। हाँ। लेकिन मानक भाई, 498A पे सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था ना, सुप्रीम कोर्ट का ही था ना कि भाई ये जो है ये टेररिस्ट वो है, एक्ट है। लेकिन जब गुजरात की सरकार गई कि साहब इसको फैमिलियर कर देते, इसमें गिरफ्तारी रोक लगाते, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी ना कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे, कोई कानून ऐसा है जिसमें फॉल्स केस ना रजिस्टर्ड हुए? इसमें तो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ भाई कोई। मैंने तो मांग की, अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। मैंने तो मांग की कि आईआईटी में, एनआईटी में, आईआईएम में, मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में, जितने वर्क प्लेस हैं, कृषि विद्यालयों में, तमाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी इक्विटी कमेटी बननी चाहिए। और ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसपे किसी का ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है, वो बननी चाहिए और इक्विटी कमेटी बना के हम ये भेदभाव, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भेदभाव ना हो। हाँ। लेकिन भेदभाव में 118% की वृद्धि हुई है। हाँ। इसको तो नकारा नहीं जा सकता। ये तो हमने रिपोर्टिंग नहीं की है। लेकिन एक बात बताइए, इसका जो ऑथेंटिक डेटा बनाया वो तो एजेंसी ने बनाया है। बड़ी बुनियादी सी बात है। उस कमेटी में जब यूजीसी बोल रहा है SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिला, इसको ले लेना चाहिए। भाई किसी जनरल कास्ट के व्यक्ति का क्यों नहीं होना चाहिए उसमें कमेटी में? वरना जिसका बस चलेगा वो सारे ही डाल देगा SC, ST, OBC को। और जिसका बस चलेगा, अगर ये फाउंडेशन नहीं होगी, तो जब ये वो नहीं था सिस्टम में, रिजर्वेशन नहीं था, तो पिछड़े वर्ग के कितने लोग आ जाते थे। जहां सिस्टम में आप देख रहे हो कितने बैकलॉग से चला रहे हैं, 80% के बैकलॉग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी OBC, 83% का बैकलॉग ST और 64% का बैकलॉग शेड्यूल कास्ट का। जहां रिप्रेजेंटेशन में ऑलरेडी कमी नहीं है, वहां 3 दिन में AWS आ जाता है भाई, कानून बन जाता है, कोई विरोध नहीं करता। आप मुस्कुराएंगे मानक जी अगर मैं कुछ कहूं? कहिए बिल्कुल मानक साहब। हाँ बिल्कुल कहिए।
अगर आप ये कह रहे हैं कि इक्विटी कमेटी में सामान्य जाति का व्यक्ति, इन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया कि होना चाहिए, जबकि उसमें 7 लोग बचे हैं, जिसमें महिला भी सामान्य हो सकती है, दिव्यांग भी सामान्य हो सकते हैं। तमाम यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर वो तो सामान्य जाति के हैं, ये तो किसी छिपा हुआ नहीं है। 3 प्रोफेसर, ये तो बैकलॉग है, ओबीसी के तो प्रोफेसर नहीं मिलेंगे आपको इस कमेटी के लिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपको यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर मिल जाए, उनकी संख्या कम है, एसटी के भी नहीं मिलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बायस्ड होकर हमारे खिलाफ कुछ देर ऑर्डर कर सकते हैं? हम तो नहीं मानते इस बात को। जिन जजों ने दिया है ऑर्डर, अगर वो SC ST OBC के नहीं है, मैंने जानकारी नहीं हासिल की, तो क्या मैं मानूं कि वो बायस्ड होकर दिया है? मैं तो नहीं मानता इस बात को। मेरी तो असहमति, मुझे लगता है न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, और वो सबके लिए ठीक है। लेकिन क्या इस बात का ऑब्जेक्शन SC ST OBC के लोग लगा दें? ठीक है कि भाई न्यायपालिका में जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मानक भाई। ठीक है, वहां के जो जजेस, चंद्रशेखर भाई, आपने मिसयूज की बात कर ली। एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो मानक भाई। तो क्या SC ST OBC के लोग कहें कि ये जो वो दिया हमारा तो व्यक्ति नहीं था वहां, तो इसका मतलब हमारे खिलाफ इसलिए आ गया, हमारा व्यक्ति नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझो मेरी बात को। ये इसलिए वो रखा गया है, पैरामीटर बनाया गया कि भाई इन वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि जब बनाने वाला बनाएगा तो ऐसा ना हो इनमें से एक भी ना रखे। अच्छा ठीक है, इसलिए रखा गया है। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। मान लीजिए, मैं कह रहा हूं, चलिए आपने मिसयूज की बात कर ली, आपने कमेटी की बात कर ली, ये ओबीसी को इसमें डालने की क्या जरूरत है? SC ST के ठीक है, आप बोलिए, चलिए, उनका तो हमेशा से एक इतिहास रहा है। ओबीसी को भी डाल दिया आपने मान लिया कि जो प्रताड़ना करेगा, प्रताड़ित करेगा, शोषण करेगा, वो जनरल कास्ट का ही होगा। पहले ही अपराधी मान लिया आपने, जनरल कास्ट के सारे अपराधी, SC ST OBC के सारे पीड़ित। मानक भाई, क्यों मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री, कार्यालय जिस दिन खाली किया था गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण करवाया था। एक जज हैं मुरलीधर, जस्टिस मुरलीधर, इलाहाबाद से, जब कार्यालय खाली किया ना तो गौमूत्र से वो कराया था। अभी कुशवाहा और यादव साहब की चोटी काट ली थी व्यासपीठ पे बैठने पे, मूत्र से जो शुद्धिकरण करवाया था। काहे को मुझे कहलवा रहे हैं? क्या गांव से लेकर और सब तक खुलेआम एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, सैन सविता समाज को नव्वा कह रहे थे। देखो मानक भाई, एक बात समझो, कई बार आप ना चाहते हो भी इस तरह का अपराध कर जाते हैं, क्योंकि हमारे यहां सिखाया नहीं जाता, हमारे यहां बताया नहीं जाता कि भाई किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचानी, हमें क्या कहना है इससे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं कहना है। आप समझे मेरी बात को? मैं किसी को अपराधी नहीं घोषित कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई जिनका कोई एक केस बता दो आप पिछले 10-12 साल के स्टडी में कि दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों ने सामान्य जाति के बच्चों को जाति के आधार पर भेदभाव, शोषण किया, आप बता दो आपके उसमें आया। अच्छा, एक काम करिए, फिर एक काम करिए, ठीक है, आप एक काम करिए, फिर आज आप कह दीजिए चंद्रशेखर आजाद, आप कह दीजिए कि ओबीसी ने कभी भी SC ST का शोषण नहीं किया। नहीं, एक सेकंड, अब आप क्लियर कर दीजिए, आप बोल दीजिए ओबीसी ने कभी SC ST का शोषण नहीं किया। पहले मानक भाई मेरी बात सुनो। मानक भाई, जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे तब अब आप सवाल मुझसे कहोगे कि फिर आप चंद्रशेखर जी, मोदी जी की तारीफ करके कह दीजिए कि ये किया उन्होंने। मैं ये बात बिल्कुल कह देता, अगर 12 साल में उन्होंने इस 80% रिप्रेजेंटेशन को, बैकलॉग को पूरा कर दिया होता, अगर उन्होंने सरकारी संस्थान भेज के आरक्षण को खत्म ना किया होता, तो मैं कह देता। मैं कह रहा हूं, मैं कह दूंगा, अगर